हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज जो टॉपिक है वो है सिविल जज मुंसिफ की जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है, जेकेपीएससी ने रिलीज़ की है। काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे, मुझे कॉल्स आ रहे थे कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो इसमें 27 ऑफ अगस्त को इसकी नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई थी और 17 ऑफ सितंबर लास्ट डेट थी फॉर्म फिलिंग की, जो 2 दिन एक्सटेंड हुई थी, यानी 19 ऑफ सितंबर तक। इसमें जो इशू है वो दो इश्यूज़ हैं इसमें। एक तो एज रिलैक्सेशन को लेकर है, क्योंकि 4 से 5 साल बाद ये नोटिफिकेशन आई है और जो एस्पिरेंट्स पिछले 10 सालों से तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की, वो एज रिलैक्सेशन डिमांड कर रहे हैं। हालांकि ये केस जो है वो सब जुडाइस है हाई कोर्ट में। अब देखते हैं ट्यूसडे तक शायद उसकी जजमेंट जो है वो आ जाएगी और होपफुली देखते हैं जो भी डिसाइड करेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट, वो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आगे चीज़ें चलेंगी। और इसमें जो दूसरा इशू है वो है जो टाइम दिया जा रहा है प्रीलिम्स की तैयारी के लिए और मेंस की तैयारी के लिए, बहुत कम टाइम दिया जा रहा है। क्योंकि जो लास्ट डेट है वो 19 ऑफ सितंबर थी फॉर्म फिलिंग की, और 8 ऑफ अक्टूबर जो है इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, जो कि सिर्फ मुश्किल से 20 दिन का टाइम दिया जा रहा है। और जो मेंस है वो 8 ऑफ नवंबर को कंडक्ट करवाया जा रहा है, यानी कि सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है। तो ये जो टाइम दिया जा रहा है, इसमें एस्पिरेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादती हो रही है। उनका कहना है कि उनके साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, क्योंकि अगर आप देखें इसका सिलेबस तो जो कि अमेंड हुआ था और अभी कुछ दिन पहले ही वो रिलीज़ किया गया था, जेकेपीएससी ने रिलीज़ किया था। और उसमें कुछ और इश्यूज़ भी हैं, जैसे फाइनेंशियल कोड है उसमें, जो कि बोला जा रहा है कि वो अब अप्लाई नहीं होता है, एप्लीकेबल ही नहीं है JNK में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ उसका सिलेबस। तो आप देख सकते हैं इसका सिलेबस। इसमें जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसमें पेपर ए और पेपर बी हैं। 225 मार्क्स के दोनों पेपर हैं। पेपर ए में आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, CRPC है, एविडेंस है, IPC है, लिमिटेशन है, जो कि अपने आप में ही काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट्स हैं। पेपर बी में आप देख सकते हैं फाइनेंशियल कोड है, जिसके बारे में बोला जा रहा है कि ये अब यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है, यानी ये 2 वॉल्यूम में आता है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। फिर कश्मीर सर्विस रेगुलेशंस हैं, रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर द गाइडेंस ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, CPC है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, TPA है, और रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल टेनेंसी एक्ट है। यानी आप देख सकते हैं ये कितना वास्ट सिलेबस है, और आपको लगता है कि ये 20 दिनों में कोई भी एस्पिरेंट जो है वो कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये लॉजिकल है, और किसी भी तरह से 20 दिन जो है मुझे नहीं लगता कि लॉजिकल हैं। और कई सारे जो एक्सपीरियंस एस्पिरेंट्स हैं, और मेरी KS एस्पिरेंट्स से भी बात हुई, और जो फैकल्टीज़ हैं जो कि कोचिंग देती हैं जुडिशरी की, उनसे भी, उनके टीचर्स से भी मेरी बात हुई, और सबका कहना है कि ये बिल्कुल भी फीजिबल नहीं है इतने कम टाइम में अच्छे से प्रिपेयर करना। और अगर जजेस आपने लगाने हैं तो कम से कम उनका जो नॉलेज बेस है वो अच्छा होना चाहिए, अच्छी प्रिपरेशन उनकी होनी चाहिए। ऐसे तुक्के पे थोड़ी ना जजेस लगाने हैं। तो दूसरी बात अब मैं आपसे करना चाहता हूँ, अपेंडिक्स बी में ये मेंस का सिलेबस दिया गया है। अब मेंस में आप देख सकते हो कंपलसरी पेपर्स में पेपर 1 इंग्लिश, पेपर 2 में भी आप देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, CRPC है, एविडेंस एक्ट है, पेपर 3 में, पेपर 4 है, फिर पेपर 5 है। पेपर 4 में आप देख सकते हो फाइनेंशियल कोड फिर इसमें आ गया। पेपर 5 में भी आप देख सकते हो CPC है, लिमिटेशन है, रजिस्ट्रेशन है। पेपर 6 में TPA है। फिर ऑप्शनल पेपर्स आते हैं, इसमें आपने 3 ऑप्शनल्स आपने चूज़ करने होते हैं। तो यानी आप देख सकते हो कि ये अपने आप में ही समुद्र है, पूरा ओशन है ये। तो इसके लिए आप यकीन करेंगे सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है। मैं समझ सकता हूँ अगर आप KS की तैयारी कर रहे हैं या कोई और एस्पिरेंट जो है नॉन लॉ बैकग्राउंड का इसको सुन रहा है, तो वो ज़रूर हैरान होगा कि बेचारे जो लॉ के एस्पिरेंट्स हैं, लॉ बैकग्राउंड के, उनके साथ ऐसी ज़्यादती क्यों की जा रही है। आखिर क्यों उनको इतना जो है लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों KS एस्पिरेंट्स के से उन्हें इतना ज़्यादा कम टाइम दिया जा रहा है। क्योंकि लेवल दोनों ही एग्ज़ाम्स का लगभग सेम है। क्योंकि अगर आप सिलेबस की बात करें तो KCS का सिलेबस भी बहुत वास्ट है, और इसमें भी काफ़ी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी लगती है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए भी। तो क्यों आखिर ऐसी क्या दुश्मनी है लॉ के एस्पिरेंट्स के साथ, और क्या मजबूरी है आपकी। आपने 5 साल लगा दिए, 4 साल लगा दिए, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स आ रहे थे, तो आपने 4-5 साल बाद जो है ये नोटिफिकेशन निकाली, और अब अचानक से जब 4-5 साल बाद अब आपको याद आया है और आप धड़ाधड़ ये एग्ज़ाम्स लिए जा रहे हैं, प्रीलिम्स के, मेंस के। क्या मजबूरी है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें अगर आप देखोगे ये जितने भी एग्ज़ाम्स पहले हुए हैं उसमें हमेशा 4 महीने का टाइम कम से कम प्रीलिम्स के लिए दिया गया है, और 6 महीने का टाइम कम से कम मेंस के लिए दिया गया है। मैं आपको बताता हूँ, ये आप देख सकते हो कि कम से कम 4 महीने का टाइम जो है वो प्रीलिम्स के लिए, और 6 महीने का टाइम जो है वो मेंस के लिए पहले दिया गया है।
जो प्रेसिडेंट्स हैं, यानी आप देख सकते हो 2012 में जब नोटिफिकेशन आई थी वो 9 अप्रैल को आई थी और 5 अगस्त को इसका एग्ज़ाम हुआ था प्रीलिम्स, और फिर 15 फेब को इसका एग्ज़ाम हुआ था मेंस का। और 2013 में आप देख सकते हो, फिर उसके बाद 15 जून में इसकी नोटिफिकेशन 5 जून में इसकी नोटिफिकेशन आती है और 15 सितंबर में इसका एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स का, और 1 मार्च को इसका मेंस हो जाता है। यानी आप देख सकते हो कि जितने भी एग्ज़ाम्स अभी तक हुए हैं इसमें काफ़ी टाइम दिया गया, हमेशा जो है कम से कम भी इसमें 4 से 5 महीने का टाइम जो है, 3 से 4 महीने का टाइम जो है वो प्रीलिम्स के लिए दिया गया, और 5 से 6 महीने का टाइम जो है वो इसके लिए मेंस के लिए दिया गया। तो आखिर ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या मजबूरी है कि ये जो चीज़ है, ये जो अच्छा इसमें जो आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये केसीएस जुडिशल म्यूनसिप और जेकेएस एग्ज़ाम्स के बारे में ये बताया गया है एक, यानी दोनों को कंसोलिडेट किया गया है। आप देख सकते हो कि इसमें 4 से 5 महीने का टाइम जो है वो 3 से 4 महीने का टाइम जो है प्रीलिम्स के लिए, और 5 से 6 महीने का टाइम कम से कम वो मेंस के लिए दिया गया है। तो यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको क्या मजबूरी पड़ गई है आपकी, आप इतना सा भी, आप थोड़ा सा भी वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे, या आप थोड़ा सा भी एस्पिरेंट्स के जो हित में जो है वो आप स्टेप नहीं ले पा रहे। अब इसमें एक चीज़ और है कि एज रिलैक्सेशन का जो इशू है वो हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में वो सब जुडाइस है। तो और मैंने सुना है कि कुछ एस्पिरेंट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं अब डेफरमेंट के लिए। तो मुझे लगता है कि इस तरह से एस्पिरेंट्स को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। एक तरफ से मैं आपके साथ जिक्र करना चाहूँगा जेकेएसएसबी का। जेकेएसएसबी में अभी रिसेंटली जो है वो एग्ज़ाम कैलेंडर के लिए और जेकेपीएसआई और जेई के रिज़ल्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं वो परेशान हैं, गवर्नमेंट से गुहार लगा रहे हैं कि आप जल्द से जल्द जेकेपीएसआई और जेई का रिज़ल्ट डिक्लेयर करें, और एग्ज़ाम कैलेंडर जो है कंसोलिडेटेड एग्ज़ाम कैलेंडर, यानी कि जिसमें सारी पोस्ट जो हैं वो उनकी एग्ज़ाम्स डेट जो है वो मेंशन हो, उसके बारे में बोला जा रहा है कि वो रिलीज़ किया जाए। और वहाँ से जो गवर्नमेंट की तरफ से या मीडिया चैनल्स के थ्रू हमें बताया जा रहा है कि आप थोड़ा समझें, गवर्नमेंट के पास बड़ा काम होता है, थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा सा तो अंडरस्टैंड कीजिए। जब हमारी बारी आती है, जब एस्पिरेंट्स की बारी आती है, तब क्यों नहीं कोई समझता? क्यों नहीं ये चीज़ इतनी सी समझ में आ रही है कि ये प्रीलिम्स के लिए आपने जो टाइम दिया है बहुत कम टाइम दिया है, और जो ये मेंस के लिए आपने टाइम दिया है बहुत कम टाइम दिया है। चाहे मैं हूँ, चाहे वो कोई और एक्सपीरियंस एस्पिरेंट हो, या चाहे वो फैकल्टी मेंबर्स हों, सब कह रहे हैं, जिनको भी टेक्निकल नॉलेज है सब कह रहे हैं कि ये बिल्कुल भी एक उचित टाइम नहीं दिया जा रहा है, और किसी भी तरह से ये रीज़नेबल टाइम नहीं दिया जा रहा है। तो मेरी सरकार से बस यही दरख्वास्त है कि आप कृपया इसमें थोड़ा सा देखें और एस्पिरेंट्स के हित में थोड़ा सा एक डिसीजन लें, और 1 महीने के लिए जो है वो प्रीलिम्स को डेफ़र कर दिया जाए, और मेंस को भी कम से कम 1 महीना और आगे कर दिया जाए। कुछ नहीं हो जाएगा, थोड़ा अगर 1-2 महीना ऊपर नीचे भी हो जाता है, कुछ नहीं हो जाएगा उससे। थोड़ा एस्पिरेंट्स को राहत मिलेगी और अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। और आप भी जानते हैं कि अभी एज रिलैक्सेशन का इशू भी सब जुडाइस है, और दूसरा एस्पिरेंट्स मजबूर हो रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करें। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि एस्पिरेंट्स के हित में होना चाहिए, और ये फ़ैसला जो है डेफरमेंट का या एस्पिरेंट्स के हित में ही होगा। थैंक यू।